नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया क्लास लेके जिसका नाम है लोक नाट्य। आपको पहले पता है हमने नृत्य पे बात कर ली जनजातियों की, आज हम लोक नाट्य पे बात करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह हमारी आदत की तरह फिर से स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ, जैसा कि है लोक नाट्य क्या है, लोक नाट्य की विशेषताएं क्या है और छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल पेन कॉपी उठा लेनी है और फिर लिखना है। जैसे कि देखते हैं क्या है लोक नाट्य क्या है। सबसे पहली है अपने माइंड से हटा देना है कि लोक नाट्य में सिर्फ कथा होती है, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ आती है, मैंने कहा संगीत भी आएगी इसमें, प्लस संगीत भी आएगी, नृत्य भी होती है यहाँ पे, प्लस कथा। ये तीनों मिलकर जो सृजित होती है उसे ही लोक नाट्य कहा जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इस प्रकार से देखेंगे। तो लोक साहित्य की इसको बिल्कुल आप लिखते जाइए। क्या है का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको, लोक साहित्य, ठीक है। लोक साहित्य के सभी विधाओं का समावेश होता है, पॉइंट 1। सेकंड चीज़ लिखेंगे आप, दूसरी चीज़ में लिखेंगे पारंपरिक, प्लीज बिल्कुल आप इसको लिखते रहेंगे पारंपरिक, ठीक है। पारंपरिक संगीत प्लस नृत्य अभिनय, पारंपरिक संगीत प्लस नृत्य अभिनय प्लस कथानक लिखेंगे। कथानक से मिलकर जो सृजित होती है, जो अंकुरित होती है, जो विकसित होती है, उसे ही लोक नाट्य कहा जाता है। बस, तो ये तो रहा क्या का जवाब। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लोक नाट्य का अभिप्राय उन नाटकों से है जो कि हमारे गांव के अंचल में, हमारे ग्रामीण अंचल में, आप इसको बिल्कुल लिखेंगे हमारे ग्राम्य, लिखे इसको ग्राम्य अंचल में अंकुरित हुए हैं, ग्राम्य अंचल में उभरे हुए हैं, ठीक है। उन्हें ही छत्तीसगढ़ में लोकनाट्य कहा जाता है। तो ये तो रहा फंडामेंटल क्वेश्चन एक, जो कि है लोकनाट्य क्या है। इसको हमने बहुत अच्छे से बता लिया है। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता आप सिर्फ पढ़ने की हालत में रहेंगे, मुझे लगता है इसके बाद आप पढ़ा भी पाएंगे कि लोकनाट्य किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, यानी कि विशेषताएं। लोकनाट्य में वो कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिसे यहाँ पहचाना जा सकता है कि लोकनाट्य है। उनकी विशेषताओं में सबसे पहले आप फ्री रह के एकदम से सोचिए, हमारे जो गांव के चौराहे में होती है, फिर दिवालियों के जो सामने चबूतराओं में जो होती है, उसमें क्या क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जनसाधारण का, ठीक, इसको लिखेंगे जन साधारण, यानी कि लोगों का मनोरंजन हेतु अभिनीत होती है। सबसे पहले जनसाधारण के मनोरंजन हेतु होती है। दूसरा चीज़ लिखेंगे मंच, इसको बिल्कुल आप हेडिंग डालेंगे। पहला जनसाधारण हेतु मनोरंजन के लिए अभिनीत होती है। दूसरा चीज़ आप बोलेंगे मंच, इसका मंच खुला होता है, आपको पता ही है, इसका मंच खुला होता है चारों तरफ से। और दूसरी चीज़ होती है देवालयों, इसको लिखेंगे देवालय, इट मीन्स मंदिरों के सामने आयोजित होते हैं, या फिर गांव के, इसको आप लिखेंगे गांव के चबूतरों, आपको तो पता ही है, गांव के चौराहों लिख लो या फिर चबूतरों लिख लो, चलो चौराहों इनका अभिनय स्थल होता है। तो दो विशेषताएं पे हमने बात कर ली। तीसरा लिखेंगे पात्र मतलब रोल से है, इसका मतलब है इसमें प्रायः पुरुष ही इसके पात्र होते हैं। इसको प्रायः लिखेंगे, प्रायः पुरुष होते हैं, लेकिन समटाइम्स इसमें महिलाएं भी होती हैं, कुछ मंडलियों में महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। उसके बाद चौथा चीज़ आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके विषय के बारे में। ये बिल्कुल मैं आपको हेडिंग दे रहा हूँ छोटा छोटा, ये जनसाधारण मनोरंजन हेतु होती है या फिर अभिनीत होती है। दूसरा चीज़ मैंने कहा है मंच खुला होता है, या फिर गांव के चौराहे या फिर दिवालियों के सामने जो चबूतरे होते हैं वहाँ पे अभिनय होती है। तीसरी चीज़ मैंने पात्र पे लिया है जो कि प्रायः पुरुष होते हैं, समटाइम्स महिलाएं भी भाग लेती हैं। तो उसी प्रकार विषय ले रहा हूँ, अब एक एक हेडिंग है। विषय में आप देखेंगे, विषय इसकी होती ये है कि धार्मिक, पौराणिक और फिर सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, इन पर तीखी चोट की जाती है। इनकी विषय क्या हो गया, समाज में व्याप्त बुराइयाँ इनकी विषय है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमारा लोकनाट्य जो है समाज सुधार के, इसमें लिखेंगे चौथे नंबर पर लिखेंगे समाज सुधार का सशक्त माध्यम होता है, ठीक है, सशक्त माध्यम होता है, यही प्रदर्शित कर रहा है। और लास्टली इसके कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे आप, लास्ट लिख सकते हो भाषा, ठीक है, भाषा। अब भाषा में डेस करके एक्सप्लेन करेंगे कि भाषा सहज रूप से होती है, सरल होती है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकनाट्यों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले देखेंगे, आपने सुना है जी, है ना, जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बताया, विशेषताएं बताए, इससे आपको पता चल गया होगा क्या है, ठीक है। ये लोकनाट्य क्या है, ये कैसे किस टाइप से होता है, ये आपने फील कर लिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ बहुत प्रचलित है। नाचा की बात करेंगे हम लोग, गम्मत की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। नाचा हो गया, गम्मत हो गया, रहस्य,
ये रास, इसको रास भी बोलते हैं, ब्रैकेट करके लिखेंगे। तो जैसे नाचा, गम्मत, रहस, इसी प्रकार खम्ब स्वांग है, इसकी भी हम लोग को बात करना है, बिल्कुल लिखेंगे। खम्ब स्वांग हो गया, माओ पाटा, ठीक है, ऐसे हम लोग को बात करने तो प्रचलित है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं नाचा के बारे में, क्योंकि 1 बाय 1 हमको एक एक करके देखना होगा, तभी ये जाके कंप्लीट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाचा पे चलते हैं, यानी कि नाचा पे हम लोग को बात करनी है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो मैं लिख के रखा हूँ, इसके कैटेगराइज करके रखा हूँ कौन कौन से डायमेंशंस है जिसको हमने छूनी है। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसके इंट्रोडक्शन देंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद विषय, यानी कि नाचा कौन कौन से संदेश देते हैं, इसके कौन कौन से विषय होते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए छत्तीसगढ़ में, और फिर उन्होंने किसकी किसकी स्थापना करी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जितने भी लोकनाट्य है उनमें से सबसे लोकप्रिय, मैं बोल रहा हूँ जितने भी लोकनाट्य, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय एवं प्रमुख नाट्य नाचा ही है। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी चीज़ है, इसे छैला नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, पर इट इज़ रियल। इसे छैला नाट्य या फिर छैला नृत्य भी कहते हैं। सेकंड चीज़ देखते हैं विषय के बारे में, बस इतना काफ़ी है ना, इनफ है इसके इंट्रो। विषय देखेंगे, विषय वही सामाजिक कुरीतियाँ ही हैं, सामाजिक कुरीतियाँ या फिर सामाजिक बुराइयाँ, और साथ में लिखेंगे पाखंड, ठीक है, घमंड, पाखंड होती है। पाखंड इस तरह से सामाजिक बुराइयों पर तीखी चोट की जाती है। ये इनके विषय के बारे में हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रमुख कलाकारों पे, इसको अच्छे से लिख लेंगे ना। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, मानवीय प्रसंगों को, ठीक है, मानवीय प्रसंगों को संगीत के माध्यम से और संवाद के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे, मानवीय प्रसंगों को संगीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। ये लोकप्रिय है, प्रमुख है, इसे छैला नृत्य भी कहते हैं। इसके इंट्रोडक्शन हो गया। विषय के बारे में मैंने कहा है, सामाजिक कुरीतियाँ ही आएगी, आपको पता ही है, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया इसके अच्छे से। इसके बाद देखेंगे इसके विषय तो हो गया, इसकी विशेषताएं एक जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, कलाकार में जाने से पहले विशेषताएं जोड़ देंगे। ये अलग से एक टॉपिक्स है आपका, सब टॉपिक्स है, इसके अंतर्गत सब टॉपिक, इसके अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन कर ली है, विषय पे बात कर ली है। इसी प्रकार इसके बाद, विषय के बाद आपको विशेषता जोड़ लेनी है। विशेषता इसको इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि इससे पहले जो हमने लोकनाट्य की विशेषताएं बतलाई है, उससे एज इट इज आपको एक्सप्लेन करना है, हूबहू, कोई भी बदलाव नहीं करना है, सेम उतार देना है। तो यही उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। इसमें बस एक चीज़ जोड़ देना, जोकर की भूमिका आईएमपी होती है। जोकर बोल रहा हूँ मैं, जोकर, इसको छत्तीसगढ़ में जोक्कड़ कहेंगे, ठीक है, इसकी भूमिका आईएमपी होती है। और एक परी होती है, परी नारी पात्र के रूप में एक अभिनयकर्ता होती है, ठीक। परी वही जो सबसे पहले नाचते हुए निकलती है, जो कि मेल होती है ठीक है, तो वो ना नारी पात्र के रूप में अभिनयकर्ता होती है, कहा है, इसको याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार आपने विशेषता पे बात कर ली है, याद रखेंगे विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन करके छोड़ दें, इसका मतलब आपको नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। पहले मैंने बताया है वही चीज़ है, और क्वेश्चन इसी पे बनेगा, मेंस में इसी पे बनेगा, ठीक है। इसको मेरे को बताना था, लेकिन पहले बता दिया हूँ, तो फिर टाइम बचाने के चक्कर में है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कलाकार पे। तो नाचा पे बहुत अच्छा खासा समझ हमने बना लिया है, अब कलाकारों पे चलते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ये फिर व्यापम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो कलाकारों पे चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक चार्ट बना के दे दूँ, फ्लो चार्ट, जो कि टेबल के फॉर्म में, ताकि आपको याद करने बहुत अच्छा से आसानी हो जाए। तो हम लोग पहले चार्ट बनाते हैं, एक एक खंड को ध्यान से देखेंगे। पहला खंड कलाकार या फिर इसको संस्थापक भी कहेंगे, और ये कलाकार भी हैं जिन्होंने अनेक नाचा पार्टियों की स्थापना की है। तो इधर नाचा पार्टी के नाम लिखेंगे और विशेष उनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि जैसे कि दुलार सिंह मंदराजी लिखा हूँ, इनको क्या कहते हैं, रामचंद्र देशमुख जी को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ हमने विशेष पे डालने का प्रयास किया है। तो देखिए आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है। जैसे कलाकार में सबसे पहले है दुलार सिंह मंदराजी। अगर नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ आवाज़ सुनिए और लिखिए, दुलार सिंह मंदराजी की स्थापना की गई और इन्हें नाचा का भीष्म पितामह कहते हैं। इस प्रकार सेकंड हम चलते हैं रामचंद्र देशमुख। इसके बारे में दो चीज़ मिलता है, पहला है, इसको बिल्कुल आप लिखते जाएंगे, देहाती लोक कला मंच, और दूसरा है चंदेनी गोंदा, ठीक है, चंदेनी गोंदा, ये तो सुने ही होंगे आप, लोक कला का, ठीक है, लोक कला का उद्धारक कहते हैं, इसको लिखेंगे आप उद्धारक, ठीक है, उद्धारक कहते हैं। सेकंड चीज़ है, इसको अच्छे से लिख लेंगे, दोनों दुलार सिंह मंदराजी जी के बारे में और रामचंद्र देशमुख जी के बारे में। तीसरा चीज़ है आपका दाऊ महासिंह चंद्राकर, इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोनहा बिहान।
सोना बिहान की रचना इन्होंने की है, बस ये याद रखेंगे। सेकंड चीज़ है, इन्हें लोक कला का पुजारी कहते हैं, ठीक, इसको आप लिखेंगे पुजारी, लोक कला पुजारी कहते हैं। मोस्ट मैं कहूँ, इस सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ तो हबीब तनवीर जी हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा हमको डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो हबीब तनवीर है अगला, इसके बारे में आप देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि इन्होंने एक सन बता रहा हूँ 1954 और 1959, ये दो चीज़ आप लिखेंगे। पहला 1954, इन्होंने 1954 में दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर, इसमें आप लिखेंगे हिंदुस्तान, इसको अच्छे से अच्छा खासा जगह छोड़ के लिखेंगे ना। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी इन्होंने, कहाँ पे, दिल्ली में, कब, 1954 में। 1959 में इन्होंने रायपुर में, ठीक है, इसको रायपुर में लिखेंगे, रायपुर में, मिटा रहा हूँ, इसको लिख लेंगे, रायपुर में इन्होंने नया थिएटर, ठीक है, सुन के ज़्यादा लिखेंगे, जगह कम है, नया थिएटर की स्थापना इन्होंने 1959 में की है, ठीक। तो हबीब तनवीर जी के बारे में दो चीज़ हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके मंचन के बारे में हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। हबीब तनवीर जी के मंचन के बारे में देखना पड़ेगा, इसको विशेष, इनके बारे में यही विशेष है। तो इनके मंचन है, सबसे पहले लिखेंगे चरणदास चोर, ठीक है, हंसेंगे नहीं, चरणदास चोरी है, ठीक है, ऐसा इनका मंचन है। दूसरा चीज़ है आगरा बाजार। तीसरा चीज़ है माटी के गाड़ी, ठीक है, माटी के गाड़ी जो हमने देखा। इसके अलावा दो चीज़ और याद रखना है, क्योंकि इधर जगह वो हो गया था तो मैंने मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखेंगे ठाकुर राम का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस नाचा पार्टी का नाम, और जो नाइक दास झुमक दास है उसको यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। इसके बारे में कोई विशेष नहीं है, सिर्फ दो चीज़ आपको याद रखना है। ठाकुर राम है, इन्होंने रिंगनी, आपने तो सुना ही होगा, रिंगनी नाचा पार्टी का की स्थापना की थी। तो वहीं पे झुमुक दास और नाइक दास है, इनके द्वारा मटेवा, ठीक है, मटेवा है, मटेवा नाचा पार्टी का स्थापना किया गया था। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में नाचा को ख़त्म करने के बाद दो चीज़ पे और हम लोग फोकस करना है, क्योंकि आज ज़्यादा सभी प्रकारों पे बात नहीं हो पाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ दो चीज़ और जो छोटे छोटे हैं, गम्मत है और एक आएगा या इधर दही कांदो, ये तीनों पे बात कर लेते हैं। ये वीडियो 1 रहेगा, यानी कि लोक नाट्य का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम अलग से और जितने बाकी हैं उनको एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो देखते हैं गम्मत में देखेंगे क्या है, गम्मत की विशेषताएँ क्या क्या हैं और इसके स्वरूप क्या क्या हैं। तो गम्मत पे अच्छा खासा जो है आपका समझ बन जाएगा। क्या है कि बात सीधा है, गम्मत प्रहसन का पर्याय है, और गम्मत का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, ठीक है। तो गम्मत प्रहसन का पर्याय है, प्रहसन और गम्मत ये दोनों का उद्देश्य जो है आपका मनोरंजन करना होता है। तो दूसरी चीज़ है, दो स्वरूप में पाया जाता है। जो फर्स्ट टाइम मैंने बताया है उसको बिल्कुल लिखेंगे, दो स्वरूप में पाया जाता है। एक को बोलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे खड़ी गम्मत, ठीक है, खड़ी गम्मत, और यहाँ देखेंगे रतनपुरिया गम्मत। इसको आप अच्छे से लिखेंगे, रतनपुरिया या फिर रतनपुरिया, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। खड़ी गम्मत और दूसरा है रतनपुरिया गम्मत। तो खड़ी गम्मत में देखेंगे इसमें नर्तक जो है गायन और फिर अभिनय खड़े होकर करता है। तो उसी प्रकार रतनपुरिया गम्मत में नर्तक जो है गायन और अभिनय बैठकर करते हैं। और ये जो खड़ी गम्मत है इसको खड़े सांस बोलते हैं, रतनपुरिया गम्मत है इसको बैठे सांस बोलते हैं। अब क्या करेंगे है ही ये चीज़, तो आपको लिखने पड़ेंगे ही। तो नेक्स्ट हम चलते हैं विशेषताओं पे। विशेषताओं में कुछ नहीं करनी है आपको, विशेषताओं में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने लोकनाट्य की विशेषताएँ बताए हैं उसको सेम एज इट इज़ उतार देना है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन लिख लेंगे, अब ब्रैकेट में एक्सप्लेन करके लिख लो, ताकि आपको यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है और इसमें आपको आसानी होगी। अब इसके विषय पे बात करें हम लोग, ठीक है, विषय, एक चीज़ यहाँ पे हेडिंग जुड़ जाएगा विषय, कि गम्मत में वो कौन कौन सी विषय है, ठीक है। तो गम्मत के वो विषय रहेंगे, इसमें धन लोलुपता, पाखंड है, वही कुल मिला के अल्टीमेट आपका सामाजिक बुराई या फिर सामाजिक कुरीतियाँ ही आती है, उन्हीं को ख़त्म करना होता है। तो सामाजिक कुरीतियों पर सीधे या फिर तीखी चोट दी जाती है, कहानियों के माध्यम से या फिर कुछ संकेत दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सामाजिक सुधार का सशक्त माध्यम भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि जवाब मिल गया। विशेषताएं आप बहुत धूमधाम से बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से 5-6 विशेषता मैंने बता रखी है। उसके बाद विषय, इसको भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार गम्मत खत्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और ख़त्म कर लेते हैं जिसका नाम है दही कांदो। छत्तीसगढ़ मैदानी हिस्से में, छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से में निवासरत जो हमारे आदिवासी लोग हैं, उन लोग के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के समय में, इसको आप अच्छे से लिखेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी के समय में जो है इसका आयोजन करते हैं, यानी कि दही कांगो नाट्य का आयोजन करते हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब होता है या फिर कृष्ण जन्मोत्सव कब होता है कहा जाए, तो आपको इसको भादो ये माह हो जाएगा, भादो माह के कृष्ण पक्ष, ठीक है,
कृष्ण पक्ष के अष्टमी, इसको पूरा लिखेंगे, भादो माह कृष्ण पक्ष अष्टमी को जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र के आदिवासी लोग इस नाट्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं, ये तो रहा क्या वाली बात, यानी कि होती क्या है दही कांगो। ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद कैसे करते हैं ये दूसरी चीज़ है। इसमें होता है कदम वृक्ष, कदम वृक्ष या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण की प्रतिमा लगाकर, राधा कृष्ण की प्रतिमा लगाते हैं और उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। इस प्रकार इन लोग कौन सा नाट्य करते हैं, दही कांगो नाट्य करते हैं। अब लास्ट में इसके बाद नृत्य करने के बाद एक कृष्ण मंचन भी करते हैं, कृष्ण लीला इसकी मंचन भी करते हैं। ठीक है, नाट्य के रूप में करते हैं क्योंकि नाट्य ही तो है, तभी तो कृष्ण लीला मंचन करते हैं। तो मैंने कहा कैसे 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 का जवाब किस प्रकार दिया है मैंने, कि राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं और कृष्ण लीला का मंचन करते हैं। तो ये तरह कैसे का जवाब। तो क्या है कैसे है, इसके बाद लास्टली आपका आ जाता है जो ये दही कांगो है, ये नाट्य है, एक कर्मा और रास। रास को मैं बताऊंगा, ये चीज़ लिख के रखेंगे, कर्मा, ठीक है, प्लस रास, इसको रहस्य भी बोलते हैं, ये भी कृष्ण लीला से संबंधित है, हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो कर्मा और रास इसका सम्मेलन है कौन सा, दही कांगो। अब सवाल उठता है कि रास क्या है, तो इसके लिए बने रहे, नेक्स्ट वीडियो यही से स्टार्ट होने वाला है कि रास क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके जो अगला पार्ट है कल आ जाएगी। तब तक के लिए बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे,